बहू, तो हमारे लिए क्यों परेशान हो रही है? जो भी घर में बनता है हम लोग वही खा लेते हैं। हमें कौन पूछने वाला है? खाना ही मिल जाए यहाँ, यही बड़ी बात होती है। हाँ, बड़ी बहू कभी कभी लाती है, कभी कभी बहुत रात हो जाती है। तेरे बाबूजी को तो जल्दी ही खाने की आदत थी, पर धीरे धीरे करके हम लोग 8-9 बजे खाने लगे। और अब तो दशा ये है कि कभी कभी बड़ी बहू लाकर खाना दे जाती है और कहती है आज बस 2 ही रोटी बची है। क्या कर सकते हैं बहू, हमारी तो घर में यही हालत है। हमसे कौन पूछने वाला है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जो तुम्हारा दिल करे बना लो, हमें तो खाना ही मिल जाए वही बड़ी बात है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस घर की बड़ी हैं और पिताजी इस घर के बड़े हैं। आप लोगों को खाना नहीं मिले, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसा घर है ये? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था दीदी आप लोगों की बहुत दिल से सेवा करती होंगी। ये क्या बात हुई? खाना बच्चा तो मिल गया, वरना कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग तो इस घर के बड़े हैं। खैर, अब तक जो भी होता रहा हो, पर अब से ऐसा नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि आप आज रात के खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? आप 8 बजे तक खाती है ना? मैं आपको 7:30 बजे तक ही खाना बनाकर दे दूंगी। आप मुझे बताइए कि आप क्या खाएंगी? रहने दो बहू, अपनी माँ जी को इतनी अच्छी अच्छी बातें करके इन्हें बेकार में पलझाने की कोशिश मत करो। आज तुम इनसे ऐसी ऐसी बातें कर रही हो, कल को फिर जब तुम भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो तुम्हारी माँ जी को बहुत अफसोस होगा और ये रोएंगी। इससे अच्छा है कि तुम शुरू से पहले जैसी ही रहो, जैसे तुम आगे रहने वाली हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे बेटे ही हमें नहीं पूछते तो बहू ही न पूछे तो कोई ज्यादा दुख की बात नहीं है। हमने अपनी आदत डाल दी है, अब तुम हमारी आदत बिगाड़ने की कोशिश मत करो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ माँ पिताजी। मैं आज तक इस घर में जो भी होता रहा हो, पर आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अब से इस घर के खाने की व्यवस्था मेरे हाथों में है, तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। अब से आप लोगों के मन का भी खाना बनेगा। खाना आप लोग जो खाएंगे वही बनेगा। और पिताजी, आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर को बदलना चाहिए। कल से मैं आपको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखवाऊंगी जो आपकी खांसी को ठीक कर सके। आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने दिनों तक आप लगातार बीमार हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं आपको ऐसे ही देख रही हूँ। वो डॉक्टर जो भी है जो आपको दवाइयाँ दे रहा है, उसकी दवाओं से आपको फायदा नहीं हो रहा है। कल से मैं आपको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी और उसकी दवाइयाँ मैं खुद आपको खिलवाऊंगी। देखती हूँ फिर कैसे आप ठीक नहीं होते पिताजी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी। पता नहीं क्यों जी, पर मुझे लगता है कि कीर्ति हमारी बड़ी बहू जैसी नहीं है और ना ही रितु जैसी है। मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और उन्होंने मुझे एक अच्छी बहू दी है जो मेरे घर को सुधार सके, मेरे घर का कल्याण कर सके। कुछ भी हो, कीर्ति में कोई बुरी आदत नहीं है। कीर्ति हमारी जी जान से मन लगाकर सेवा करती है, वो भी निस्वार्थ भाव से। मुझे लगता है कि शायद कीर्ति के मन में कोई चोर नहीं है और वो एक अच्छी लड़की है और इस घर की एक अच्छी बहू है। रहने दो भाग्यवान, शुरुआत में तुम्हारी बड़ी बहू भी तुम्हें अच्छी लगती थी। एक आध महीने तो उसने भी हमारी जमकर सेवा की थी ना। उसके बाद उसने अपनी असली रंगत दिखाई थी। इसका भी वही हाल होगा, मुझे अच्छे से पता है। उसी की तो चचेरी बहन है और बहनें अक्सर एक जैसी ही होती हैं। जैसी बड़ी है वैसी ही छोटी निकलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। कितने सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। आज तो मेरी छुट्टी भी है, तो लाओ बर्तन ही धो लेती हूँ। सारे बर्तन जल्दी जल्दी से साफ कर देती हूँ, जिससे ज्यादा काम न फैला रहे घर में, वरना जूठे बर्तन देखकर लगता है कि कितने सारे ही काम पड़े हों। कीर्ति, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? ये सब तुम क्या कर रही हो? हाँ, अरे दीदी, आपने क्या सुना? मैंने क्या किया? ये तो जूठे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि जल्दी से साफ कर देती हूँ, घर के काम जल्दी खत्म हो जाएंगे। आज मेरी छुट्टी भी है, तो मैं आराम से सुख चैन से बैठकर अपने परिवार के बीच में थोड़ा समय बिता सकूंगी। मैं क्या कर रही हूँ? आप इतना नाराज क्यों है मुझ पर? कीर्ति, बहुत भोली मत बनो। मैं इन जूठे बर्तनों को धोने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आज तुम पिताजी को लेकर कहाँ गई थी? माँ और पिताजी को लेकर तुम कहाँ गई थी? तुम उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा रही हो। मैंने जिस डॉक्टर को उन्हें दिखाया था उससे उनकी दवाई चल रही थी ना, सब कुछ ठीक हो रहा था धीरे धीरे। क्या तुम जिस दूसरे डॉक्टर को दिखा रही हो वो कोई जादू मंतर कर देगा क्या, जिससे वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे? ये सब तुम क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे नीचा दिखाने के लिए? माना कि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, पर मैं भी अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हूँ। तुम्हारा ये दिखावा करने का मकसद क्या है? हाँ, तुम क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं
अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही हूँ। अरे दीदी, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। वो तो मेरे एक मुवक्किल का केस आया था, मैंने उसका केस जीता था, तो उसने मुझे खुश होकर एक डॉक्टर का एड्रेस दिया था। उसने बताया था कि उसके पिताजी को भी बहुत खांसी आती थी और वो कोर्ट में गवाही देने के लायक भी न होते अगर उस डॉक्टर की दवा नहीं की होती उन्होंने। तो उसने मुझे बताया कि उसकी दवाइयों से उसके पिताजी को आराम मिला। तो मैंने भी ससुर जी के लिए उसका नाम, पता और एड्रेस ले लिया और उसी डॉक्टर के यहाँ उन्हें आज दिखा कर लाई हूँ। और यकीन मानिए दीदी, सुबह से अभी उन्होंने उस डॉक्टर की सिर्फ 2 डोज दवा ही ली है और उन्हें काफी आराम महसूस हो रहा है। ओह, तो मतलब है कि तुम्हारी दवाइयों से ससुर जी को ज्यादा फायदा हुआ? हाँ, मैं रोज उन्हें गरम दूध, गरम खाना सब दे रही हूँ, मेरे किसी भी करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुमने एक बार डॉक्टर को क्या दिखा दिया, तुम ज्यादा महान हो गई, तुम खुद से मेरा कंपटीशन कर रही हो। एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, तुम भले ही मेरे ताई और ताऊ जी की बेटी हो, पर तुम्हारा जन्म ना मेरे जन्म के बाद हुआ है। मैं तुमसे बड़ी हूँ और हर मामले में मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस घर में भी मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारे पति के बड़े भाई से मेरी शादी हुई है, तुम्हारी जेठानी हूँ मैं। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ना बिल्कुल भी मत करना, समझ में आई तुम्हारे? अरे दीदी, मैं मानती भी हूँ ये बात, आप मुझसे बड़ी है, मैं आपका भी सम्मान करती हूँ। अगर मैंने अपने ससुर जी को डॉक्टर को दिखा ही दिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? उनकी सेवा आप करो या मैं करूँ, बात तो एक ही है ना। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं और हम दोनों का फर्ज बनता है अपने सास ससुर की देखभाल करना। अगर मैंने कर ही दिया तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आप नाराज क्यों हो रही है? मैंने कोई आपका हक हिस्सा नहीं छीना है दीदी, मैंने तो बस कोशिश की है कि ससुर जी ठीक हो जाए। उनकी खांसी 2 महीने से ऊपर हो गई थी और उनका सही से इलाज होना बेहद जरूरी था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और उन्हें देखकर माँ जी भी दुखी होती जा रही थी। मुझे जो ठीक लगा इसलिए मैंने वही किया। और यकीन मानिए दीदी, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस उस डॉक्टर की दवाइयों में, शायद वो इतनी अच्छी दवाई नहीं दे पा रहा था। ये दीदी को अचानक क्या हो गया है? कैसी उलझी उलझी सी बातें कर रही है मेरे साथ? मैं इनका हक हिस्सा खाना चाहूंगी, मैं इन्हें नीचा दिखाना चाहूंगी, और इन्हें ऐसा लगा क्यों? और मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ये मेरे ऊपर शंका कर रही थी, पर क्यों? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी सास ससुर को अगर डॉक्टर को दिखा दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो दोनों भी जल्दी ठीक हो जाएं। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या मैंने कोई गलत बात सोची है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया और मैं आगे भी वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। ओहो दीदी, आखिर बात क्या है? आप इतनी नाराज क्यों हो? और आपने मुझे यूँ यहाँ गली में मिलने क्यों बुलाया है? हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं ना। जो भी बात हो आप मुझे वहाँ भी बता सकती थी, मैं वहाँ भी आपकी बात सुन लेती या मोबाइल पे बात कर लेती। बहुत दूर दूर बात करने का मन था तो ये गली में बुलाने का क्या मकसद है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आकर आपको कौन सी प्लानिंग करनी है? तेरी गलती नहीं है बहन, तू है ही इतनी कम बुद्धि की। तेरे पास दिमाग होता ना तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। करूँगी क्या मैं? मेरे पल्ले तो सब ऐसे ही लोग पड़े हैं जिनके पास बुद्धि ही ना हो। एक तेरे जीजा जी है जो दिमाग से नहीं सोचते और दूसरी तू है जो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं चलाती। अरे तुझसे एक काम करने को कहा था कि जल्द से जल्द तू आरती के सारे पैसे, उसकी सारी जायदाद अर्जुन के नाम करवा देगी। तुझसे वो भी नहीं हो रहा है। 5 लाख रुपए पाकर ये बहुत कूद रही थी। अभी तो कीर्ति के पास पूरा भंडार पड़ा हुआ है, उसमें से तूने सिर्फ एक मुट्ठी निकाली है। समझ में आई? अभी से अपनी जीत पर खुश मत हो। तुझे आज एक बात बताऊं, कीर्ति अब उस घर में अपने पांव पसारने लगी है। आज वो सास ससुर जी को अपने किसी जान पहचान के डॉक्टर को दिखाने ले गई थी और उसकी वजह से ससुर जी की खांसी ठीक हो रही है। ससुर जी फिर से ठीक हो रहे हैं। जहां मैं उनके स्वर्ग जाने की प्लानिंग कर रही थी वहां वो उन्हें खींचकर वापस से धरती पर ला रही है। तो समझ रही है ना मेरी बात? उस घर में क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा ना तो एक दिन कीर्ति उस घर की बहू बन जाएगी और अपनी सास ससुर की चहेती भी। समझ में आई तुझे? तुझे बस कुछ भी करके जल्द से जल्द सब कुछ अर्जुन के नाम करवाना है और इस कीर्ति को जल्द से जल्द हमारे घर से दफा करना है, वरना ये जाएगी या नहीं जाएगी पर हमारे सास ससुर वो मेरे सर से कभी नहीं जाएंगे। समझ में आया तेरे? मैं करवा तो रही हूँ सब कुछ। अब क्या कहूँ अर्जुन से कि अभी उसकी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं और वो सब कुछ कीर्ति से अपने नाम करवा ले। और कीर्ति को अगर शक हुआ तो हमारा प्लान खटाई में भी पड़ सकता है। आप जितना जल्दी सोचती हो उतना जल्दी सब कुछ नहीं होता दुनिया में। आपको तो बस एक बहाना चाहिए मुझे कम बुद्धि का बताने का, मुझे ये चिढ़ाने का। अरे मुझे जो ठीक लगता है मैं वो कर तो नहीं हूँ ना। इतने मुश्किल से तो अर्जुन को पटाया था मैंने और आपकी वजह से मैंने उसे किसी और का पति बना दिया। अभी भी आपको चैन नहीं है, अभी भी आप आकर मुझे ही सुनाती रहती हो हाँ नहीं तो।
मैं कुछ नहीं जानती, बस जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम दे और उस कीर्ति को उस घर से बाहर निकाल। अभी उसकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, पर मुझसे वो लड़की अब बर्दाश्त नहीं हो रही है उस घर में। वो उस घर में मेरा हक हिस्सा छीनने पर तुली हुई है। तेरा तो उसने जो छीना छीना ही, मेरे हक हिस्से के पीछे पड़ी हुई है। मैं ये बात वहाँ घर में नहीं कर सकती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती कि तेरे जीजा जी के कानों में कोई भी बात जाए। समझ में आई तेरे? बस अब जल्द से जल्द अर्जुन से अपना काम निकाल और इस कीर्ति को मेरे घर से चलता कर। समझ में आई तुझे? वरना तेरी घर गृहस्थी कभी अर्जुन के साथ बसेगी या नहीं बसेगी, पर मेरी घर गृहस्थी खटाई में पड़ सकती है। इतने मुश्किल से मैंने उस बुढ़े को मौत के दरवाजे की सीढ़ी पर पहुंचाया था, और इस कीर्ति की वजह से वो फिर से वहां से लौट आया है। अब मैं और कुछ इसका किया हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम दे। मैं 3 महीना भी इंतजार नहीं कर सकती। जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी से जल्दी इस प्लान को अंजाम दे। समझ में आई तेरे? चलती हूँ मैं, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया था। ये दीदी भी ना, इनके दिमाग में बस हरदम यही चलता रहता है, ये प्लान वो प्लान, प्लान ए प्लान बी। आज कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी प्रमोद के साथ, इनकी वजह से मुझे कैंसिल करनी पड़ी। यहाँ गली में नारियों के बीच में आकर खड़ी होकर इनकी बकवास बातें सुननी पड़ी। अरे हर चीज में समय लगता है। अब क्या अर्जुन जाकर सीधे खड़ा होकर कह दे कीर्ति तुम्हारा जो कुछ भी है मेरे नाम कर दो, तो कीर्ति पूछेगी नहीं क्यों? अरे थोड़ा थोड़ा करके ही तो वो समय निकाल कर सब कुछ अपने नाम करवा पाएगा। पर इनकी तो बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं। इनको लगता है सब कुछ जादू की छड़ी है, घुमा दूंगी मैं और सब कुछ कीर्ति का अर्जुन के नाम हो जाएगा। ये ना खुद से कुछ कर सकती है और ना ही मुझे करने देंगी। पता नहीं ही कितनी घाई पड़ी है इनको। तुमने मुझे यहाँ यूं पार्क में क्यों बुलाया? क्या बात थी? कोई बात थी तो वो हम घर पे भी तो कर सकते हैं, घर पर भी तो हम साथ ही होते हैं। फिर इस तरह से पार्क में बुलाने का मतलब? अरे तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? क्या क्या बात है? अरे अर्जुन जी, अब बस भी करिए। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप किसी और के पति हो। मानती हूँ आपका व्रत, मैं भी उसका पालन कर रही हूँ, पर हाथ पकड़ने से आपका व्रत नहीं टूट जाएगा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे मैं आपको याद दिला सकूं। एक दिन वही था जब ऐसी ही किसी फूल वाली जगह पर आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन था। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम दोनों घर की जिम्मेदारियों में ही खो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको आपके काम पर से बुलाकर थोड़ा देर यहाँ इस तरह से पार्क में घुमा दूं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी, और हमारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। इसीलिए आपको बुलाया। क्या है ना कि घर वालों के प्रति मेरी अलग जिम्मेदारी है, पर आपको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी अलग है। मैं हमेशा से यही चाहती थी, मेरे पति और मेरे बीच में हमेशा सब कुछ ठीक रहे। और आप तो जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, आपने मेरी जिंदगी को इन फूलों की तरह ही खुश कर दिया है, खिला दिया है आपने मुझे। अब मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि काम के बोझ से छुट्टी पाकर आप भी इसी तरह खुश रहें, इन्हीं फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। इसीलिए मैंने आज आपको काम से यहाँ पर बुलाया है। देखिए, काम तो जिंदगी में चलते रहेंगे, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा। जिंदगी है तो काम भी है, पर काम से फुर्सत निकाल कर कुछ देर खुले आसमान के नीचे फूलों के बीच में बिताने भी चाहिए, जिससे जिंदगी में खुशियाँ आती है, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। ओह अच्छा। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अब इससे कैसे कहूँ? अभी 2-3 दिन पहले ही तो इसने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। अब आज ऋतु फिर से कह रही है कि फिर से मैं इससे 5 लाख रुपए मांग लूँ। ऐसे कैसे करके तो 10 लाख हो जाएगा। इकट्ठा किसी के लिए भी इतनी बड़ी रकम देना कितनी मुश्किल की बात हो सकती है तो ये भी टाटा अंबानी नहीं ना। कैसे लाएगी इतने पैसे? और फिर मुझे ऋतु कह देती है और मैं उसे टाल भी नहीं पाता, पर इससे कैसे कहूँ? क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अरे क्या हुआ अर्जुन जी, फिर आप किसी टेंशन में है? मैं आपको रोज देखती हूँ, आप मुझे सामान्य नहीं दिखते जैसा आप पहले रहा करते थे। आपकी जिंदगी में जो भी टेंशन हो ना, उसे अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। इस समय कुछ मत याद रखिए, बस खुश रहिए इन फूलों की तरह। इन फूलों के बीच में आपकी टेंशन थोड़ी कम हो सके, इसीलिए तो मैं लेकर आपको यहाँ आई हूँ। और आप यहाँ भी चिंता में ही खड़े हैं। अगर कोई बड़ी बात है तो आप मुझे बताइए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप एक बार बोल कर तो देखिए मुझे। नहीं, वो कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, फूल बहुत अच्छे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी एंजॉय करो। ओहो,
अर्जुन जी, मैं यहाँ पर लेकर आई कि कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता सकें और खुश रह सकें। और आप है कि आपने फिर से टेंशन ली हुई है। चलिए अब छोड़िए, मुझे बताइए भी क्या बात है। कम से कम दुख बांटने से दुख हल्का होता है। कम से कम आप उसे एक बार कहकर तो देखिए। वो क्या है ना कि अभी अभी तो तुमसे 5 लाख रुपए लिए थे, फिर से तुमसे कैसे ये बात कहूँ। मेरा एक दोस्त है, वो उसे 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मैंने तुमसे अभी अभी तो 5 लाख रुपए लिए हैं माँ पिताजी के इलाज के लिए, और अभी ही फिर से तुमसे पैसे की बात करना मैं सही नहीं समझ रहा था। इसीलिए मैं तुम्हें अपना दुख नहीं बताना चाहता था, क्योंकि जब भी तुम्हें अपना दुख बताता हूँ तुम फौरन मेरी मदद करने लग जाती हो, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मैं तो आपको एक बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गई। क्या है ना कि मेरा एक क्लाइंट था, उसके पिताजी को गवाही देनी थी कोर्ट में, और उनको बहुत खांसी आ रही थी। हम लोग बहुत परेशान थे कि कोर्ट में वो अपनी गवाही कैसे देंगे। तो उसने एक डॉक्टर को नहीं दिखाया, और उस डॉक्टर की वजह से उस इंसान की खांसी ठीक हो गई, उसके पिता की। तो मैंने भी उस डॉक्टर का पता पूछा था, उसने मुझे खुशी खुशी उस डॉक्टर का एड्रेस दिया था, और मैं पिताजी और माताजी को लेकर वहां गई थी। और आपको बताऊं, पिताजी की खांसी अब लगभग 50% तक ठीक हो गई है, और उनकी दवाइयों का मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ, पूरा डोज देती हूँ उन्हें। और आप देखिएगा जल्दी ही पिताजी की खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और पिताजी को देखकर हमारी माँ जी भी ठीक हो जाएंगी। और मैं बराबर से माँ जी के भी पाँव में तेल मालिश वगैरह कर देती हूँ। आप देखिएगा एक दिन हमारे मम्मी पापा दोनों लोग ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए। अब आपको माँ पिताजी के इलाज पर वो 5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप वो 5 लाख रुपए अपने दोस्त को दे दीजिए, और उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। चलो अच्छा हुआ इसने सामने से ही मना कर दिया। ठीक किया इसने। हमेशा हमेशा ये पैसे दे देती थी, और गिल्ट मुझे महसूस होता है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। पता नहीं ही क्यों, पर मेरे अंतरात्मा से ये आवाज़ आती है। इस तरीके से किसी को धोखे देकर उससे पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। अच्छा किया इसने मुझे अब की मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। ठीक किया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम्हें मैंने किस लिए भेजा था कीर्ति के पास? किस लिए तुम्हारी शादी करवाई? कि एक दिन तुम मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ दिला सको। ये इंसाफ दिला रहे हो तुम? हाँ, बस 5 लाख रुपयों में हो गया सब कुछ। हाँ, तुमसे कहा था कि आज 5 लाख रुपए और मांग लेना। तुमने उससे 5 लाख रुपए और नहीं मांगे तो मांग पाएगी नहीं। हो ना हो, किसी न किसी दिल के तुम्हारे किसी कोने में कीर्ति के लिए कोई भावनाएं आ रही है ना? यही बात है ना? जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया था सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो तुम्हारे जो दिल में आता है तुम वो करोगे, है ना? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कीर्ति से बात की थी 5 लाख रुपयों के लिए, पर उसने कहा कि माँ बाबूजी की दवाई वो खुद से करवा रही है, और जो 5 लाख रुपए उसने मुझे माँ बाबूजी की दवाई के लिए दिया था वो पैसे मैं अपने दोस्त को दे दूं। मैंने उससे बहाने से पैसे मांगे थे, पर वो मुझे दे नहीं पाई। उसने मुझसे इनकार कर दिया। मैं क्या करता, कैसे कहता कि मुझे तब पर भी 5 लाख रुपए चाहिए। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो एक लड़की है, कोई एटीएम मशीन नहीं जिससे हम लगातार पैसे निकालते रहे। तुम कोई और कारण मुझे बताती, मैं वो कहकर देखता। देखो, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इस तरीके से हम इकट्ठा उससे पैसे नहीं निकलवा सकते। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। कैसी बात है ना, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। वो कीर्ति दिन ब दिन हमारे घर में घुसती जा रही है, और तुम कह रहे हो मैं कुछ सोचूं ना? हाँ, माँ बाबूजी की दवाई करवाने वो क्यों लेकर गई थी? उसे क्या ही पड़ी है? मैंने उससे तुम्हारी शादी करवाई थी जिससे उसका सब कुछ तुम्हारा हो सके, ना कि तुम्हारा सब कुछ वो अपना ले। इसलिए समझ में आई तुम्हारे? हो ना हो, तुम चाहे जो भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर जिस मकसद से मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, मेरा वो मकसद पूरा होना चाहिए। समझ में आई तुम्हारी? मैं और कुछ नहीं जानती। बस जो कुछ भी कीर्ति का है वो हमारा होना चाहिए। उसने हमारा हक छीना है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। तुम उसकी सिंपैथी में आ रहे हो, उसकी भावनाओं में बह रहे हो। मेरी बातें तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डालती। अरे हमारी इस परिस्थिति का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे आंसू नहीं दिखाई दिखते तुम्हें, मेरी माँ की गरीबी नहीं दिखाई देती तुम्हें। हाँ, मुझे सब दिख रहा है, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, रहने दो तुम कोशिश करने को। अब तुम्हें एक और काम करना होगा। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं, तो ठीक है। उसका एक बंगला बाजार के पास बना हुआ है, मार्केट एरिया में उसका एक बंगलो है। तुम उसे अपने नाम पर करवा कर दिखाओ। एक बार उसने वो बंगला तुम्हारे नाम पर कर दिया ना, मैं मान लूंगी कि तुम हमें इंसाफ दिलाना चाहते हो। वो बंगला तुम अपने नाम पर करा के दिखाओ, और वो बंगलो उसका मेरे नाम पर होगा। तुम उसे मेरे नाम पर करोगे।
करके दिखाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो ये बात साबित करो। अब तुम्हें ये बात साबित करनी होगी, वरना मैं समझ लूंगी कि मैंने तुम्हें खो दिया है और कीर्ति ने तुम्हें पा लिया है। रितु, रितु मेरी बात सुनो। रितु, अरे बहू, तो वाकई में बहुत अच्छी है। तेरे उस डॉक्टर की दवाइयों से ना तेरे बाबूजी को बहुत आराम हुआ। 2 दिनों में ही इनकी खांसी लगभग आधे से ज्यादा कम हो गई है और ये आराम से अब सो पाते हैं। बहू, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे पाँव का दर्द भी तूने तेल लगा लगा कर काफी ठीक कर दिया है। तेरी सेवा से हम बुढ़ा बुढ़िया लगता है कि 2-4 साल और ज्यादा जी जाएंगे। माँ जी, ये सब तो मेरा फर्ज था। मैं बेहद खुश हूँ कि मेरी सेवा का आप लोगों के ऊपर कोई तो असर हुआ। मैं खुद चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा और ज्यादा लंबी जिंदगी जिए। हाँ, और आपकी हरदम मरने मराने की बातें मत किया करो माँ जी। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने माँ बाप को तो खो ही चुकी हूँ, अब आप दोनों को नहीं खोना चाहती। मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे सर पर हाथ रखने वाला, मुझे आशीर्वाद देने वाला आप लोग ही तो हो। मैं आप लोगों को नहीं खोना चाहती। कोई फर्ज वर्ज नहीं है तुम्हारा। अरे आप क्या क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे माँ बाप है ना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तुम्हें इनकी दवा पानी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई तुम्हारे? और ये दिखावा करना बंद कर दो। सास ससुर की सेवा, पता नहीं क्या लगा रखा है ये। पता नहीं कौन से 90 की दशक में जिंदगी जी रही हो तुम। अरे माँ बाप हैं ये, बूढ़े हो चुके हैं। जितना जीना होगा उतना ही जिएंगे, चाहे जितना पैसे खर्च कर दोगी इनके ऊपर। समझ में आई? अगर वो पैसे तुम मुझे देती तो मैं सही से सही जगह पर खर्च कर पाता, पर नहीं। तुम्हारी तो आदत है ना सब अपने मन का करने की। आखिर पैसे वाली जो हो, जो पैसे तुम्हारे हैं उनका खर्चा तो तुम अपने हिसाब से ही करोगी ना। मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला? जो जी में आएगा वही करोगी ना। फिर ये झूठा दिखावा मत किया करो मेरे सामने कि तुम्हारे माँ बाप के ऊपर मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ अपने पैसे खर्च कर रही हो, वो तुम जानो। और तुम मुझ पर ये एहसान मत जताया करो कि तुम्हारे माँ बाप का मैंने इलाज करवाया, मैं इन्हें ठीक कर रही हूँ। समझ में आई तुम्हारे? अब मैं तुम्हारा एक भी एहसान नहीं सुनूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके माँ बाप मेरे सास ससुर भी तो हैं, इनसे मेरा भी तो कोई रिश्ता है। मैंने अगर इन्हें डॉक्टर को दिखा दिया तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत भोली बन रही हो तुम। हाँ, 5 लाख रुपए आपने जो रखे हैं अपने दोस्त को दे दीजिए और मैं मम्मी पापा का इलाज करा दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एहसान। तुम्हारा इलाज करा देने से मम्मी पापा ज्यादा दिन नहीं जी जाएंगे। समझ में आई तुम्हारे? जिसको जितना जीना होता है वो इंसान उतना ही जीता है। इनकी जितनी उम्र होगी उतने ही जिएंगे। समझ में आई? बहुत ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा की सेवा मैं कर दूंगी, रहने दो। तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। और आइंदा से मेरे माँ बाप को कहीं भी दिखाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। समझ में आई? रहने दो बेटा, मत परेशान हुआ करो बहू। तुम्हें हमारा इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा सही कह रहा है, जितना हमारी उम्र होगी हम उतना ही चलेंगे। तुम्हारी दवा करवा देने से हम थोड़ा ज्यादा जी जाएंगे तो जी कर भी क्या कर लेंगे। वैसे भी हम बुढ़ा बुढ़िया किसके काम के हैं ही। पड़े रहने दो, हमें इसी तरह से मर जाने दो। जब हमारे बेटे ही हमें नहीं जियाना चाहते तो तुम हमें जिंदा रखकर क्या करोगी? रहने दो बहू, आइंदा से हम तुम्हारे साथ कहीं दिखाने खुद ही नहीं जाएंगे। यही बिस्तर पर पड़े पड़े अपने प्राण छोड़ देंगे, पर तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बहू तो सबका भला सोचती है, अपने माँ बाप की तरह हमारी सेवा करती है, और अगर हमें दिखाने ले गई तो इसमें इतनी गलत बात क्या हो गई? जो हो रहा है मेरी बहू को ही सुनाया जा रहा है। आखिर इसने इतनी बड़ी गलती क्या कर दी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तू शांत हो जा, तुम मत रो। अगर हमारी सेवा करने से, हमारी देखभाल करने से तेरा पति तुझसे नाराज होता है तो मत किया कर बेटा। हम बस यही चाहते हैं कि तू अपने पति के साथ अपनी जिंदगी सुकून से जी। अगर हमारी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कोई दरार आती है तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। इसलिए शायद तेरे बाबूजी कह रहे हैं कि तू कभी हमारी देखभाल मत कर और हम तेरे साथ कहीं डॉक्टर को दिखाने नहीं जाएंगे। भूल जा बेटा हमें। अगर हमारी वजह से तुझे कोई तकलीफ होगी तो हमें और ज्यादा तकलीफ होगी। माँ पिताजी, अगर आप लोग कहेंगे भी कि मेरी सेवा ना करो, मेरी देखभाल ना करो, मैं तब पर भी करूंगी। मैं आप लोगों को इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। इनकी एक सोच अगर ऐसी है तो इनकी सोच में कमी है। मुझे इनकी सोच बदलनी होगी। अगर किसी की गलत सोच है तो गलत सोच को बदलना चाहिए, ना कि उसे और बढ़ावा देना चाहिए। ये अगर गलत सोचते हैं तो मैं इनका साथ दूंगी तो मैं इनकी कैसी पत्नी का तो फर्ज होता है ना कि पति अगर गलत रास्ते पर जाए तो उसे सही रास्ते पर लेकर आए। और आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आपके बेटे को गलत रास्ते पर छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती।
मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। ये अपने माँ बाप से बात करने का कोई सलीका नहीं हुआ। ये अपने माँ बाप की परवाह न करना, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग होता है। मैं इन्हें ये चीज समझा कर रहूंगी। पता नहीं भगवान से शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे एक अच्छी बहू दी, या फिर इस बात का दुख जताऊं कि बेटे हमें कुछ समझते ही नहीं। अर्जुन जी मेरी बात सुनिए, अर्जुन जी मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में आई? जो भी बोलना था मैं बोल चुका हूँ और तुम्हें भी जो कहना था कह चुकी हूँ। एहसान जता तो दिया, मेरे माँ बाप को इलाज करवाकर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर। 5 लाख रुपए मुझे देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अब बस देवी, कोई और एहसान मत करना मुझ पर। बहुत हो गया, तुम्हारे एहसानों के बोझ तले में दबा जा रहा हूँ। इससे ज्यादा एहसान तुम्हारे में सह नहीं पाऊंगा। आप मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हैं? मैंने कब आपको एहसान जताया? अपने ही माँ बाप की सेवा करके कोई एहसान जताता है क्या? मैंने कब आप पर एहसान जताया? मैंने कभी आपसे कहा क्या कि मैं एहसान जता रही हूँ? अरे मम्मी पापा, मेरे भी तो मम्मी पापा हैं। मैंने कहा एहसान जताया? उल्टा आप ही पता नहीं क्या उल्टा सीधा मुझे सुना रहे हैं। ऊपर से आपने माँ बाबूजी को कितनी खराब बातें बोली। अपने ही माँ बाप को कोई ऐसा कहता है क्या कि जब तक इनकी जिंदगी होगी तब तक ही जिएंगे? अरे ये तो हम सब जानते हैं, पर हम जिससे प्रेम करते हैं उनके बारे में ये बात कभी नहीं कहते। आपके मुंह से ऐसे शब्द अपने ही माँ बाप के लिए कैसे निकल गए? कैसे आपने उन्हें इतना बुरा बोल लिया? उन्हें कितनी आहत हुई, वो दोनों कितना दुखी हो रहे थे, उनकी आंखों में कितने आंसू थे, आपने वो देखे क्या? रहने दो मुझे ज्ञान देने को। तुम्हारा ज्ञान सुनने की यहाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी वकील हो ना, अपने लिए हो। मुझ पर ये अपना रौब झाड़ना बंद कर दो, समझ में आई तुम्हारे? अर्जुन जी, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे इंसान तो नहीं थे। आप तो अपने माँ बाप की कदर करने वाले, अपने माँ बाप को दुखी देखकर दुखी होने वाले थे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए अर्जुन जी, आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना वो गलत है। आप अपने ही माँ बाप के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आपके माँ बाप का अगर मैंने इलाज कराया तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 5 लाख रुपयों की वजह से गुस्सा है तो मैं आपको 5 लाख रुपए और दे दूंगी। पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए और इस तरीके से कोई बातें मत करिए, प्लीज। नहीं, अब मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, और तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं जताना चाहती, तो फिर तुम्हारा वो मार्केट एरिया में बाजार वाली ओर जो बंगलो है उसे तुम्हें मेरे नाम करना होगा। अगर तुम ऐसा कर देती हो तब मैं समझ लूंगा कि तुम मुझ पर एहसान नहीं जता रही थी, तुम वाकई में मुझ पर प्यार करती हो मुझसे। देखो, जो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो अपना सब कुछ एक दूसरे को देने को तैयार होते हैं। क्या तुम अपना वो बंगलो मुझे दे पाओगी? क्या? वो बंगलो? अर्जुन जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए वो बंगला आपके नाम करना होगा? अर्जुन जी, क्यों? उस बंगले को तुम किराए पर ही तो चढ़ाई हुई हो। उसमें मकान बनवाकर तुमने सब किराए पर ही तो चढ़ाया हुआ है, उससे किराया ही तो आता है। अगर तुम चाहती हो, तुम देख ही रही हो, मैं एक साधारण सा सेल्समैन हूँ। अगर अपने नज़रों में मैं भी कुछ बन जाऊंगा तो इसमें बुरा क्या हो जाएगा? अगर वो बंगला तुम मेरे नाम कर देती हो तो उससे जो किराया आएगा उसे मैं अपनी सैलरी में ऐड कर लूंगा, और मुझे भी थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा मेरा कि मेरे पास भी इतनी कमाई है। इसमें क्या ही गलत हो जाएगा? वैसे भी पति हो तुम्हारा, हर चीज़ पर तुम्हारी मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए? या फिर तुम ऐसा मानती ही नहीं हो? एक मैं सेल्समैन हूँ इसलिए तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है? अर्जुन जी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना तो अब मुझे है। अगर तुमने वो बंगला मेरे नाम कर दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि तुमने सिर्फ मुझसे शादी की है, मुझ पर एहसान किया है, और तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वरना वो बंगला तुम मेरे नाम कर देती। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन जी मेरी बात सुनिए। अर्जुन जी, सिर्फ वो बंगला अगर आपके नाम करने से मेरा प्यार साबित होता है तो ठीक है, मैं वो बंगला आपके नाम कर दूंगी। बहू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मेरी बात सुनो। मैं जी, जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ किसी ने भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। यहाँ तक कि जिस इंसान के भरोसे पर उसके ऊपर विश्वास करके मैं इस घर में आई, अगर वो भी मुझसे दूर हो जाएगा तो फिर मैं क्या ही करूँगी? इस पूरी दुनिया में मेरा आप लोगों के सिवा और कौन है? और अगर मेरे पति ही मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मैं धन दौलत रखकर क्या करूँगी? मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं है माँ जी। मेरे पास जितना जो कुछ भी है सब मेरे परिवार का ही है, मेरा अपनों का ही है। और अगर एक बंगला इनके नाम करने से अगर ये खुश हो जाते हैं तो मैं ये कर दूंगी। देख बहू, मुझे माफ कर दे,
मानती हूँ कि गलती है मेरी। मैंने भी तुझसे अच्छे से बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तू भी मधु जैसी ही होगी। बेटा, तो इस घर के हालात से अभी वाकिफ नहीं है। इस घर में बहुत बहुत राजनीति चल रही है। बस मैं तुझे एक चीज समझाना चाहती हूँ। तेरे माँ पापा ने तुझ पर भरोसा करके अपना सब कुछ तुझे दिया है। तू क्या चाहती है? क्या उनका भरोसा टूटना चाहिए? मरने के बाद उन्हें अफसोस हो कि जिन हाथों में उन्होंने अपनी संपत्ति सौंपी वो हाथ उसे संभालने के लायक नहीं थे, तो क्या तुझे खुशी मिलेगी? बहू, मैं तुझे आज से अपनी बहू नहीं बेटी मानकर ये बातें कह रही हूँ। अगर तेरे माँ बाप की जगह मैं होती तो मुझे भी इस चीज का दुख होता कि तू अपनी सब कुछ उस इंसान के हाथों में दे रही है, जिसके हाथों में देने से तेरा सब कुछ खत्म भी हो सकता है। मतलब माँ जी, देख बहू, मैं तुझे बस एक चीज समझाऊंगी। अगर किसी को प्यार साबित करने के लिए अपना कुछ दांव पर लगाना पड़े ना, तो फिर समझ ले कि वो प्यार प्यार हो ही नहीं सकता जो तुझसे परीक्षा मांगे। प्यार तो वो होता है जो अपने आप एहसास हो जाता है एक दूसरे का, और एक दूसरे से खुशी मिल जाती है। ये कोई प्यार नहीं हुआ जिसमें तुझे खुद को साबित करना पड़े कि तू उससे प्यार करती है। अगर मेरे बेटे को तेरी कोई कदर नहीं है ना, तो तुझे भी उसकी कोई कदर नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता है ना, तो उससे कह कि वो आइंदा से तुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। क्या उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी पत्नी को कमा कर खिला सके? फिर माँ जी, उन्हें हमेशा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी वकील और वो एक छोटे सेल्समैन है। इस वजह से उनकी अहमियत मेरी नजरों में कम है, और ये बंगलो उनके नाम करने के बाद उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि वो मेरे बराबर की है। तुझे ऐसा लगता है तो खुद सोच। अगर तू अपने पति को खुद से अब आगे बढ़ा रही है, खुद उसके पीछे खड़ी हो रही है, तो कहाँ वो बड़ा हुआ? तो उससे कह, अगर उसके अंदर काबिलियत है तो वो खुद से आगे आकर दिखाए। खुद से वो खुद को जितना काबिल बनाएगा, जितना निखारेगा, तो उतना उसके करीब जाएगी। तो ये बता उससे, तो इससे उसको अपने काबिल मत बना, तो उसे अपने काबिल बनने दे बेटा। मैं जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? तो अपने पति को सुधारना चाहती है ना, उसे सही रास्ते पर लाना चाहती है ना। अभी अभी तो मेरे कमरे में ये कहकर आई थी कि पति को सही रास्ते पर लाना पत्नी का फर्ज होता है। तो तू अपना फर्ज समझती है ना, तो तुझे ये काम करना ही होगा। भले ही ये काम कठिन हो, पर तुझे ये करना ही होगा। तो उसे काबिल बनाना चाहती है ना, तो उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने दे, उसे सहारा मत दे। अगर तेरे सहारे से वो उठकर खड़ा भी हुआ ना, तो उस जिंदगी में आगे लड़खड़ा कर गिर जाएगा, क्योंकि हमेशा उसे लगेगा कि किसी का हाथ थाम कर ही वो आगे बढ़ सकता है। तो उसकी काबिलियत को खुद निखरने दे। तो उससे कह कि अगर उसे तेरा प्यार हासिल करना है ना, तो उसे खुद को तेरे काबिल बनाना होगा, और इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी। तो उसका कोई सहारा नहीं बनने वाली। तो उससे ये कह, मानती हूँ कि कठिन है, हो सकता है इससे तुम दोनों के रिश्ते में और बड़ी दरार आ जाए, पर ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक पत्नी होने के नाते तो अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहती है ना, तो कुछ दुख तो तुझे भी भोगने ही होंगे बहू। माफ करना, तेरी सासों पर तुझे ऐसी राय दे रही हूँ। माफ करना बहू, मैं तुझे ये सब कह रही हूँ क्योंकि हो ना हो बेटा, आज मुझे अपने बेटे की बात सुनकर ना एहसास हो गया है कि इस घर में क्या खेल चल रहा है। सब कुछ समझ गई हूँ मैं, और मैं अपने बेटे को इतनी बड़ी बर्बादी करते हुए नहीं देख सकती कि जिंदगी में उसके पास पछताने के लिए भी आंसू न बचे। मैं बस अपने बेटे को पछतावे से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें दुख देकर, अपने बेटे को दुख देकर मैं तुम दोनों की जिंदगी में सुकून लाना चाहती हूँ। मुझे अच्छे से समझ में आ गया है रितु और मधु मिलकर क्या खेल खेल रही है। मुझे उनके खेल का एहसास हो गया है। आज अगर मैं तुम दोनों की बातें न सुनती तो मुझे इस चीज का कभी पता ही न चलता बहू। मैं मानती हूँ रास्ता कठिन है, पर हमें इस डगर पर चलना ही होगा। हमें अब अपने घर को सुधारना ही होगा। अभी तक मैं अकेली थी, इसलिए मैंने इस चीज के लिए हार मान ली, पर अब तू मेरे साथ है। अब तो मैं इस घर को सुधार कर रहूंगी। अपने घर को मैं पहले नहीं सुधार पाई, शायद कमी मेरे अंदर ही थी, पर अब अगर मुझे तेरा साथ मिला ना बहू, तो मैं सब ठीक कर दूंगी। और कम से कम अर्जुन और तेरे रिश्ते को तो मैं ठीक करके रहूंगी। मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया है। मैं इस तरह से तुझे अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं उस रितु को और मधु को अपने प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उनका अब सारा प्लान समझ चुकी हूँ। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, आखिर मुझसे कहना क्या चाह रही हैं? पर एक बात तो साफ है कि उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया है कि मैं किसी भी तरह से अपने पति की कोई सहायता न करूं, कोई मदद न करूं, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होने दूं, उन्हें अवसर दूं। क्या मुझे अपने पति की काबिलियत पर भरोसा नहीं है? माँ जी की बातों पर भरोसा नहीं है? बड़े बुजुर्ग हमेशा इंसान की अच्छाई के लिए ही बातें करते हैं, और माँ जी बिल्कुल सही कह रही है।
मेरे माँ पिताजी ने मुझे काबिल समझ कर कि मैं उनकी दी हुए सम्मान को, दिए हुए जमीन जायदाद को, धन दौलत को संभाल सकूंगी, मेरे हाथों में सौंपा था। मैं उन्हें सिर्फ अपने प्यार को साबित करने का एक जरिया बनाकर किसी और को नहीं दे सकती, भले ही वो इंसान मेरा पति ही क्यों न हो। कुछ भी हो, माँ जी की बात मुझे सही लग रही है। अगर मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी अर्जुन जी को अपने ऊपर कोई पछतावा न हो, तो मुझे उन्हें खुद से खड़ा होने देना होगा। मुझे उन्हें अवसर देना होगा कि वो अपने पैरों पर खुद से खड़े हो सके। मैं उनका सहारा नहीं बन सकती। अगर मैंने ऐसा एक बार भी किया ना, तो वो जिंदगी भर के लिए किसी के सहारे पर ही खड़े हो पाएंगे। वो लाचार बन जाएंगे। और पत्नी का काम पति को लाचार बनाना नहीं होता, उसे सुदृढ़ बनाना होता है। मैं भी अपने पति को आगे बढ़ाऊंगी, उनका हौसला बनूंगी, उनकी हिम्मत बनूंगी, उनकी कमजोरी नहीं। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं अपना प्यार साबित करने के लिए अपना कुछ भी अर्जुन जी के नाम नहीं करने वाली। सो डैडी, धूल मिट्टी में खड़ा कर दिया मुझे, पर चलो कोई बात नहीं, काम है तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है अगली स्टोरी में मुझे भी कोई रोल मिल जाए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ। बाय बाय।